सो हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम बैक। एंड आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास ट्वेल्थ का जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1। ये इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है ये है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है। एंड अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आना, ताकि ये जो स्टोरी है ये यानी ये जो चैप्टर है आपका वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एंड देन हम आपको जो आज का जो टॉपिक है वो सारा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा ये जो हमारी पूरी कहानी है पूरे चैप्टर की, ये स्टार्ट होती है 1945 में, ठीक है। 1945 से स्टार्ट होती है एंड एंड कहाँ पे होती है, वो कहाँ पे होती है, एंड कहाँ पे होती है, 1991 में एंड होती है, ठीक है। ये किसका वॉर है, कोल्ड वॉर क्यों किसका है, ये है यूएसए का, ठीक है, वर्सेस यूएसएसआर, ठीक है। तो इन दोनों का वॉर है ये, ठीक है। ये कौन सा वॉर है, ये कोल्ड वॉर है, ठीक है, कोल्ड वॉर है, ठीक है, कोल्ड वॉर है। इसमें कोई आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ये आइडियोलॉजिकल वॉर ज़्यादा थी, ठीक है, आइडियोलॉजिकल वॉर थी ये ज़्यादा, ठीक है। जिसमें जो यूएस था वो कैपिटलिस्ट था और जो यूएसएसआर था यानी सोवियत यूनियन जो था वो था सोशलिस्ट, ठीक है। इसका ये पूरा लड़ाई चला, ठीक है, 45 इतने सालों तक, ठीक है, 1945 से लेकर 1991 यानी 46 ईयर तक ये वॉर चली रही। ये आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर था दोनों के बीच में कि कौन सा अच्छा है, कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है या सोशलिज्म ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि हमारा जितना ही फोकस रहेगा वो सिर्फ यूएसएसआर पे रहेगा, ठीक है, सोवियत सिस्टम पे रहेगा। और मैंने पहले वीडियो में बात कर ली थी कि सोशलिस्ट क्या था, ठीक है, व्हाट इज सोशलिस्ट आइडिया, ठीक है, आइडियोलॉजी, ठीक है। हमने देखा कि जो सोशलिस्ट आइडिया था यानी जो यूएसएसआर का जो मेन आइडियोलॉजी था वो कहाँ से डेवलप हुआ था, 1917 में, ठीक है। 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, यहाँ से ये आइडिया इमर्ज होकर आया था, ठीक है। जो किसकी डिमांड करता था, इक्विटेरियन सोसाइटी की। ये लेक्चर आप 1.5x पे देखना ताकि आपको जल्दी समझ में आए और आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो इक्विटेरियन सोसाइटी की डिमांड रखते थे, ठीक है। और हमने क्या देखा था अपने वीडियो में, हमने कुछ साइलेंट फीचर्स देखे थे, ठीक है, कुछ हमने देखे साइलेंट फीचर्स ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। कुछ साइलेंट फीचर मतलब कुछ अच्छे फीचर, जिसमें हमने देखा था कि ये जो यूएसएसआर था वो उस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था वर्ल्ड में, ठीक है। इसके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, ट्रेड नेटवर्क था। इसके पास बहुत ज़्यादा वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, ठीक है। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज जो थी वो सब कुछ प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी थे, मतलब देयर वेयर नो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, मतलब क्या बोलूँ, कहीं भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सब लोग एम्प्लॉयड थे, कहीं ना कहीं काम करते थे, ठीक है। फिर हमने देखा कि चैलेंजेस क्या क्या थे, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। चैलेंजेस में हमने देखा था कि ये जो कैपिटल यानी ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो हमारा यूएसएसआर था, इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यहाँ पे जो जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, मतलब जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो कौन डोमिनेट कर रहा था, वो एक पार्टी डोमिनेट कर रही थी। और कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये डोमिनेट कर रही थी। तो क्या हुआ, जब एक ही पार्टी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट करती है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर सबको डोमिनेट करती है, तो ये अकाउंटेबल नहीं रह जाती, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल नहीं रहती, अकाउंटेबिलिटी की खत्म हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज था ये यही था, ठीक है। और एक और चैलेंज था, वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है। तो रसिया डोमिनेट करता था हर जगह पे, ये सारे चैलेंजेस थे। तो ये सारी बातें हमने पहली वीडियो में कर ली हैं। तो चलो आज हम देखते हैं आज हमको क्या क्या पढ़ना है। ये आपका रहा इंडेक्स छोटा सा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, मतलब
रीज़न क्या थे डिसइंटीग्रेशन के पीछे, ठीक है, जैसे क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, इसमें हम 5 रीजन पढ़ेंगे, ठीक है, चार या 5 रीजन है आपके बुक में, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, एंड शॉक थेरेपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे 2 नंबर के या 4 नंबर के या 6 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं, प्लस CUET में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, ठीक है, रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, ठीक है। चलो 1 मिनट में देख लो पूरा, हाँ ठीक है। चलो आप पहले ये तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लेना एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि एक ही पेज पे आपका सारा कवर हो जाए, ठीक है। रीजन में 4 रीजन आपके दिए हुए हैं। पहला मिखाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म्स, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा पॉलिटिकल फैक्टर एंड चौथा नेशनलिज्म डिजायर, ठीक है। अब हम सबको एक एक करके देख लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या था, ठीक है। इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे रीजन बना बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, ठीक है। इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करूं तो जो सोवियत यूनियन था, ये जितना भी इसका रिसोर्स था, ठीक है, इसका जितना भी रिसोर्स था, इसकी जितनी इकॉनमी थी, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ खर्च करता था, न्यूक्लियर एनर्जी पे खर्च करता था, मिलिट्री डेवलपमेंट पे खर्च करता था, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट ऑफ ईस्ट यूरोप, यानी इसका जितना भी पैसा था वो कहाँ पे जाता था, मैं सिंपल सी बात में बताऊँ, ठीक है। पहला न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर में खर्च करता था, ठीक है। मिलिट्री डेवलपमेंट, ठीक है, और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट स्टेट, ईस्ट यूरोपियन स्टेट लिख लो आप, डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट यूरोप, ठीक है। ये इसकी जितनी भी पैसे, तो इसका जितना भी इनकम था वो 3 जगहों पे खर्च करता था। इसकी वजह से क्या होता था, जो ऑर्डिनरी लोग थे, यानी जो आम लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग थे, उनके पास बिल्कुल इनकम नहीं होती थी, और जो सोवियत जो सिस्टम था उसका जो कोर प्रिंसिपल था कि हमें लोगों का वेलफेयर करना है, वेलफेयर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारा पैसा यहाँ पे चला जा रहा था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी लोग थे, यानी जो आम लोग थे, उन्होंने वेस्ट के डेवलपमेंट को देखा, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो वेस्ट कंट्रीज हैं, यानी जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, वो कितने अच्छे से ग्रो करती हैं, हमसे ज़्यादा तो इकोनॉमी के वेलफेयर उनका हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लोगों के अंदर, ठीक है, लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी आने लगी, मतलब ये उस तरफ, मतलब जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसकी तरफ ये लोग टिल्टेड होने लगे, अपना जो सिस्टम था उसको ये लोग मिटाने की कोशिश करने लगे, ठीक है। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड वेस्ट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप। अब देखो, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर वो करती है, इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ से लोगों के अंदर एक देखो ट्रिगर करने की बात होती है ना। इकोनॉमिक फैक्टर ऑलरेडी था ही, लोगों के पास पैसे नहीं थे, जो स्टेट उनको बोलता था कि हम आपको एक सोशल वेलफेयर इंश्योर कराएंगे, वो नहीं करा पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिगर कर जाता है कि इसके पीछे ये एक रीज़न होता है कि बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, ठीक है। अगर मैं सेकंड रीजन की बात बताऊं पॉलिटिकल का, ठीक है, तो पॉलिटिकल आई होप आप सबको पता ही होगा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो अकाउंटेबल नहीं थी, बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो कुछ भी लॉ बनाती थी, प्लस अगर कोई उससे सवाल जवाब करता था तो उसको कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि वो उसको बताया जाए कि हमने ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड, आपको पता होगा कि जो USSR था वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। तो हमें अगर पूरे एरिया को अच्छे से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना होता है पावर का, ठीक है। यानी पावर को सेंटर से लेके स्टेट में देना पड़ता है, मतलब जो छोटे छोटे एरिया हैं सबको पावर देनी पड़ती है, ताकि सब लोग अपना जो इम्प्रूवमेंट है उस एरिया में कर पाए। बट यहाँ पे क्या था, इतना बड़ा वास्ट एरिया था, बट कंट्रोल कौन कर रहा था, सिर्फ एक गवर्नमेंट, यानी एक पार्टी कंट्रोल कर रही थी, सिंगल गवर्नमेंट पार्टी थी यहाँ पे, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट थी। वो भी कौन सी पार्टी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, वो पूरा कंट्रोल कर रही थी। इसकी ये भी एक रीजन बनता है,
ठीक है, क्यों बियॉन्ड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर। अब ये सिंगल पार्टी यहाँ पे कंट्रोल कर रही है एंड आप देखोगे कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे इनका जो वेलफेयर का प्रोग्राम है या फिर कोई भी प्रोग्राम है वो लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा है नीचे तक, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने स्टेट के खिलाफ जाने को रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है बियॉन्ड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेज, यानी जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनकी जो लाइफ थी, ठीक है, वो बहुत अच्छी थी। बाकी जो नॉर्मल लोग थे, ऑर्डिनरी लोग थे, उनकी लाइफ बहुत गंदी हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर आप पॉलिटिकल रीजंस फैक्टर में लिख सकते हो। ठीक है, सब टॉपिक है ये। ठीक है, नेशनलिज्म डिजायर का मतलब होता है, अब देखो मैं यहाँ पे मैप तो ले आया था। ठीक है, ये मैप देखो आप एक बार, मैप देखो। ठीक है, मैप देखोगे आप एक बार, वेट, ये मैप देखोगे आप तो एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ यार। ठीक है, ये मैप अगर आप देखोगे तो इसमें देखो आप, ये रसिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये फिर बाल्टिक नेशन है जिनको हम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ क्या हुआ, ये जो अदर कंट्रीज थी ना, अदर कंट्रीज देन, ठीक है, उनके अंदर नेशनलिज्म की डिजायर बढ़ने लगी। ठीक है, नेशनलिज्म का डिजायर मतलब होता है अपने देश के लिए प्रेम बनने लगा। ठीक है, जैसे यूक्रेन के अंदर, ठीक है, यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ये भावना आने लगी कि हम अलग देश हैं, हमारा कल्चर अलग है इनसे। ठीक है, तो जैसे डिजायर फॉर सॉवरेनिटी, मतलब बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके अंदर ये डिजायर आने लगी धीरे धीरे कि हमें अब एक सॉवरेन स्टेट बनना चाहिए, हमें इस जो यूएसएसआर है इससे अलग होकर अपना एक अलग देश बनाना चाहिए। ठीक है, और ये जो डिज़ायर थी ना, ये जो नेशनलिज्म की डिज़ायर थी, इसने सबसे जल्दी, ठीक है, फाइनल जो ट्रिगर किया, इसने फाइनल ट्रिगर इसी ने किया। ठीक है, फाइनल ट्रिगर किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट और इमीडिएट कॉज था डिसइंटीग्रेशन का ये। ठीक है, जैसे यूक्रेन को लगा और जो अदर बाल्टिक नेशन है उनको लगा कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, तो सबसे तेज असर इसी ने किया। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन वो नेशनलिज्म था। ठीक है, नेशनलिज्म, सबका जो अलग अलग देश थे सबके अंदर अपनी अपनी भावना आने लगी, तो यहाँ से सबने अलग अलग जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द सेंट्रल स्टेट डिसइंटीग्रेट फर्स्ट ड्यू टू एथनिकल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। बट देखो, माना गया जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो ये माना जा रहा था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यानी जो ये कंट्रीज हैं ये वाली, ठीक है, ये सबसे पहले अलग हो जाएंगी। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा माना क्यों जा रहा था, पहले ये बताओ। ऐसा माना जा रहा था इसलिए क्योंकि इनका जो कल्चर है ना वो बिल्कुल यहाँ से अलग है। ठीक है, इनका कल्चर बिल्कुल जो रशिया है उससे अलग है। अगर आप देखोगे तो यूक्रेन का, रशिया का, फिर ये जो बाल्टिक नेशन है, इनका कल्चर थोड़ा सा आपको सिमिलर मिलेगा, बट इनका जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज का कल्चर है ये बिल्कुल अलग था। तो ये माना जा रहा था कि जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो सबसे पहले खुद को इस जो यूएसएसआर इससे पुल आउट करेंगी। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता ये हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, थिंक दैट दे पेइंग टू हाई इकोनॉमिक प्राइजेस टू कीप मोर बैकवर्ड एरिया विद इन सोवियत यूनियन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। ठीक है, ये था तो पूरा एक ब्लॉक। ठीक है, ये था तो एक पूरा ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला एरिया था ये बहुत मतलब इनके पास पैसा था अच्छा खासा, बट ये जो एरिया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, इनके पास पैसा था नहीं। ठीक है, तो ये जो लोग थे सेंट्रल एशियन जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ये सोचती थी कि भाई हम तो पैसा कमा के दे रहे हैं। ठीक है, बट ऐसे लोगों को हमने अपने यूएसएसआर में क्यों रखा है जिनका कोई काम नहीं है, बैकवर्ड हैं ये लोग, और इनके लिए हमें पैसा नहीं देना। ठीक है, तो नेशनलिज्म डिजायर यहीं से ट्रिगर होती है कि हम उनको पैसा नहीं देंगे, अब हम अपना पैसा अपने पे लगाएंगे। ठीक है, तो जब अपने अपने पे बात आने लगती है तो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ, आप परिवार है। ठीक है, एक परिवार था टूट गया। ठीक है, अब जो लास्ट जो आपका चौथा वो कॉजेस था बियॉन्ड द डिसइंटीग्रेशन, वो था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, और मिखाइल गोर्बाचेव थे कौन, ठीक है, द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, ये कौन थे मिखाइल गोर्बाचेव, ये थे लिबरल टाइप के लोग थे, ये आदमी थे, और ये सोचते थे कि अभी तक जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, अब हमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। ठीक है,
हमें कुछ रिफॉर्म करना चाहिए जिससे हमारी जो सोसाइटी है, जो हम लोगों का जो वेलफेयर है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए, ठीक है। अब इन्होंने जो रिफॉर्म सजेस्ट किए, ठीक है, उससे क्या होता, उससे ये होता कि जो यूएसआर था वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में यूएस से, ठीक है, यूएस से आगे चला जाता, ठीक है, यूएस से आगे चला जाता। बट हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। जो इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन था इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, ठीक है। इन्होंने सोच के रिफॉर्म्स कुछ और ले आए बट इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी यानी जो बाल्टिक नेशन थे, स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। क्यों स्टार्ट कर दिए? क्योंकि इनकी जो कोर वैल्यूज थी वो क्या थी, सोशलिस्ट वैल्यूज थी, ठीक है, मतलब हम लोगों का वेलफेयर करेंगे। और ये जो रिफॉर्म सजेस्ट कर रहे थे ये ऐसे रिफॉर्म थे जो थोड़े से टिल्टेड थे कैपिटलिज्म के थ्रू, ठीक है, कैपिटलिज्म की तरफ थोड़े से टिल्टेड थे, ठीक है। तो इसीलिए जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी इन्होंने बोला कि ये हमारे आइडियाज़ के अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनिशिएटेड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ, रिफॉर्म, डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री, ठीक है। अब जो इनकी पॉलिसीज थी जो रिफॉर्म करना चाहते थे, ये डेमोक्रेटाइजेशन को वो कर रहे थे, ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन को वो बढ़ावा दे रही थी कंट्री में, ठीक है, तो अच्छी बात थी। बट अपोज बाई लीडर विद इन द पार्टी, ठीक है, बट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्हीं ने, मतलब उसी कम्युनिस्ट पार्टी ने ही मिखाइल गोर्बाचेव का सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव का इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो अटेम्प्ट ऑफ रिफॉर्म्स जो था वो फेल हो गया, ठीक है, नहीं हो पाया, ठीक है। सेक्शन ऑफ सोसाइटी फेल दैट द शुड मूव फास्टर, ठीक है। अब कुछ सेक्शन लगा सोसाइटी को, मतलब कुछ सोसाइटी के सेक्शन को लगा कि ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ये बहुत जल्दी हो रहे हैं, ठीक है, बहुत, मतलब इतनी जल्दी हो रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। मतलब अभी तक हम जो सोशलिस्ट ब्लॉक था उस पर टिके थे, अब हम आसानी से कैपिटलिज्म की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, रिफॉर्म्स जो थे इन्होंने टग ऑफ वॉर का क्रिएट कर दिया, ठीक है। टग ऑफ वॉर का सिचुएशन होता है, आपने वो देखा होगा ना कि मतलब ये रस्सी होती है, 4 लोग इधर से खींचते हैं, 4 लोग इधर से खींचते हैं, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर का सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो गया, ना यूएसआर इधर का रह गया था, सोशलिस्ट रह गया था पूरा, ना ये कैपिटलिस्ट रह गया था, मतलब बीच में अटक गया था, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ पार्टी वेयर एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, कुछ पार्टी के लोग थे वो एग्जैक्टली अपोजिट थे। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है बोरिस येल्त्सिन का, आप नाम नोट करो इसको, ठीक है, बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। इन्होंने ये उस टाइम पे ऐसा नेशनल हीरो इमर्ज करके आए थे, ठीक है, अपोजिंग द कूप, ठीक है। पावर शिफ्ट फ्रॉम सोवियत टू रिपब्लिक स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, ठीक है। जो पावर थी वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब जो पावर थी वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी इन्होंने अपने आप को खुद को अलग देखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, कि वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, वी आर इंडिपेंडेंट, हम अलग हैं, हम खुद को यूएसएसआर का पार्ट नहीं बोलते, ठीक है, हम खुद को सोवरेन स्टेट बनाते हैं, ठीक है, सोवरेन, ठीक है, सोवरेन स्टेट अपने आप को बनाते हैं, ठीक है। अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, ये इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए मांगने की। अब अभी देखो, मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि हमें ऐसा लग रहा था कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगा तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये सबसे पहले मांग करेंगी कि हमें अलग हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो कल्चर है वो सबसे अलग है, मतलब आप लोगों से हमारा कल्चर अलग है। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन्होंने क्यों नहीं मांग की कि हमें अलग हो जाना चाहिए? इसलिए मांगने की ड्यू टू द लैक ऑफ लीडरशिप एंड टू स्टे विथ सुपर पावर, ठीक है। 2 रीजन थे बिहाइंड क्यों नहीं इन्होंने मांग की, ठीक है। वेट, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 2 रीजन थे क्यों नहीं मांग की इन्होंने, ठीक है। पहला रीजन लीडरशिप, ठीक है। इस एरिया में कोई लीडर ही नहीं था ऐसा जो इस पूरे एरिया को आगे चल के गवर्न कर सके, ठीक है। और दूसरा पार इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि टू स्टे विथ सुपर पावर इज बेनिफिशियल, ठीक है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम सुपर पावर के साथ रहेंगे यानी यूएसएसआर के साथ रहेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमें अगर कोई आग दिखाने की कोशिश करेगा तो यूएसएसआर हमारे बेसिस पे लड़ेगा ही, ठीक है। तो
फाइनली क्या होता है 19 दिसंबर 1991 में, ठीक है, दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन, ठीक है, बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन, बेलारूस डिक्लेयर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे येल्सिन के लीडरशिप में रशिया, कौन कौन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये 3 कंट्री का नाम आप याद रखना। इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो यूएसएसआर है ये अब ये डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत वॉज बैन, ठीक है, ये बैन है, ठीक है, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की वो कई स्टेट ने अपने कंट्री में बैन कर दी, ठीक है। जो कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वेर अडॉप्टेड बाय रिपब्लिक्स, अब जो ये रिपब्लिक नए नए कंट्री बने थे, जैसे ये ईस्टर्न कंट्रीज बने थे, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज बने थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज बने थे, इन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, ठीक है, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म को इन्होंने अपोज किया, ठीक है। अभी इसको हम और आगे चल के खींचेंगे, ठीक है, आगे वाले पार्ट में, मतलब अगले चैप्टर में इसको थोड़ा सा और डीप में ले जाएंगे कि यहाँ पे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, इन्होंने माना कैसे कि अब हमें सोवियत जो सोशलिज्म है इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए एंड हमें डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे वाले चैप्टर में हम बात करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन अब क्या होता है, जैसे देखो अब कुछ भी होता है, मान लो कोई भी वेट, अब जैसे मान लो कोई भी क्या बोलूँ मैं, जैसे कोई भी मीटिंग होती है, ठीक है, या फिर कोई मीटिंग होती है तो उसके बाद डिक्लेरेशन निकल के आता है, ठीक है। डिक्लेरेशन निकल के आता है, डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जो दोनों पार्टी जिस बात पे एग्री हुई होंगी वो एक पीडीएफ में या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में लिख के दे दिया जाएगा प्रेस को, ठीक है। तो जब जो यूएसएसआर था, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हो गया। सबसे पहली बात, जो यूएसएसआर था इसका आप जो फुल फॉर्म में वो बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में देखो, थोड़ा आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है। डिक्लेरेशन में क्या होता है, ठीक है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, CIS, इसका मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, कॉमनवेल्थ ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, अब ये सारे जो स्टेट थे, ठीक है, ये सारे जो स्टेट थे ये अलग अलग तो हो गए थे, रशिया अलग हो गया था, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज अलग हो गई थी, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ये अलग हो गई थी। बट जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो अब इतने साल से ये लोग साथ थे, ठीक है, तो अचानक से सब कुछ अलग कर देना, सब कुछ मतलब अलग कर लेना, अपनी इकोनॉमी अलग कर लेना, अपनी सोसाइटी अलग कर लेना, ऐसा पॉसिबल था नहीं। तो इन्होंने एक वो बनाया, ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। इसका काम क्या था, फॉर कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका काम था कि जितने भी कंट्रीज थी यूएसएसआर की, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज सक्सेसर ऑफ स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। अब जो रशिया था वो सबसे बड़ा कंट्री था, ठीक है, यूएसएसआर का, तो इसको ऐसा सक्सेसर यूज किया गया, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोला गया कि आप सक्सेसर हो, यानी जो सोवियत यूनियन ने जितनी भी ट्रीटीज की थी, ठीक है, जितनी भी ट्रीटीज की थी, ठीक है, वो सब अब आप पे लागू होंगे, ठीक है। टुक ओवर अवे ऐसा वन न्यूक्लियर स्टेट, यानी जो यूएसएसआर था वो इतना बड़ा था, ठीक है, उसके पास पावर था, लेकिन अब जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो जितना भी न्यूक्लियर पावर था, ठीक है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो किसके पास आ गए थे, वो रशिया के पास आ गए थे, ठीक है, क्योंकि रशिया ओनली वन सक्सेसर था सोवियत यूनियन का, ठीक है। इसके साथ एक और चीज आई थी, ठीक है, वो थी वीटो पावर, VETO, वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर भी सिर्फ किसको मिली थी, रशिया को, क्योंकि रशिया ने जो सारी ट्रीटीज थी वो उसको एक्सेप्ट किया था। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, रशिया ने ही जो भी न्यूक्लियर पावर्स थी सबको अपने पास रखा था, 15 के 15 जो वो रिपब्लिक थे उनमें कुछ भी नहीं दिया था इसने, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, वेट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, एक मिनट। चलो अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब रिजल्ट क्या आया डिसइंटीग्रेशन का। इसका जो सबसे पहला रिजल्ट आया, रिजल्ट तो यही था कि जो वॉर चल रही थी, ठीक है, जो आर्म्स रेस चल रही थी कि यूएसएसआर के पास यूएसएसआर के पास ज़्यादा हथियार हैं या यूएस के पास, ये एंड हो गई, ठीक है, कोल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है।
दूसरा, द पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो चेंज। ठीक है, अब देखो जब दो पावर थी तो वर्ल्ड का जो रिलेशन था वो अलग था। ठीक है, अब बट एक सोलो पावर बचा है, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो जितने भी लोग दुनिया में हैं वो किसकी सुनेंगे, सिर्फ एक ही पावर की सुनेंगे, वो था यूएसए। ठीक है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो किससे इंस्पायर्ड होंगे, यूएसए से इंस्पायर्ड होंगे। यानी अगर आप भी आज देखोगे तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यूएन, ठीक है, और भी आप आईएमएफ, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे किसकी चलती है, यूएसए के चलती है। ठीक है, वो उसी टाइम पे डोमिनेट करता आ रहा है। ठीक है, वेट, ठीक है, आइदर रिमेन सुपर पावर वुड बी डोमिनेट आइदर यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, आप ये तो समझदार हो, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। ठीक है, आइदर मल्टीपोलर व्हेन नो वन पावर कुड डोमिनेट। ठीक है, या तो अब डिसइंटीग्रेशन के बाद दो ही कंडीशन बन सकती थी, या तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो, ठीक है, ताकि एक ही पावर डोमिनेट कर पाए, या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जिसमें कोई एक जो पावर है वो डोमिनेट ना कर पाए, बाकी बहुत सारे पावर हो डोमिनेट करने के लिए। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें, द यूएस बिकेम अ सोलो सुपर पावर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नाउ डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम। यानी आज के बाद, मतलब जो 1991 के बाद जितनी भी कंट्रीज बनी, ठीक है, उसको किसने डोमिनेट किया, उसको यूएस ने डोमिनेट किया। और जो यूएस की आइडियोलॉजी थी, ठीक है, आइडियोलॉजी थी किसकी, कैपिटलिज्म की, उसने डोमिनेट किया इकोनॉमी को। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन थे लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ प्रोवाइड लोन टू कैपिटलिस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ किसको लोन देते थे, जो कंट्री कैपिटलिज्म पे मानती थी, वो सिर्फ उसी को लोन देते थे। ठीक है, पांचवा अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं, द एंड ऑफ यूएसआर मींट इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। ठीक है, जब यूएसआर एंड हुआ तो यूएसआर के अंदर 15 बहुत सारी कंट्रीज थी। ठीक है, 15 अलग अलग रिपब्लिक थे। तो जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो अलग अलग कंट्री बनेगी। ठीक है, यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन दिखाता है इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू स्टेट या मैनी न्यू कंट्रीज। ठीक है, ऑल कंट्रीज, मतलब जितनी भी कंट्रीज बनी थी, हैव इट्स ओन एस्पिरेशन। ठीक है, उनकी सबकी अलग अलग एस्पिरेशन थी कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। उसी में जो बाल्टिक स्टेट थे, यानी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, नाटो को, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इन सब के बारे में हम आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल कंट्रीज टेक एडवांटेज ऑफ इट्स लोकेशन टाई विथ वेस्ट एंड चाइना। ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, कहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री कहाँ है, ये देखो, ये सेंट्रल एशियन कंट्री, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, इन्होंने अपने लोकेशन का बहुत अच्छा फायदा उठाया। ठीक है, इधर से इन्होंने चाइना को कनेक्ट किया, ठीक है, और इधर से इन्होंने वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, मतलब वेस्ट को कनेक्ट किया। और इनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वो था, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स था। तो उन्होंने ये सब आज भी इसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम आज का जो लास्ट टॉपिक है ये अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारा शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी, ठीक है, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है ये हम बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, शॉक थेरेपी, ठीक है, शॉक थेरेपी था क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, देखो जो इकोनॉमी थी यूएसआर की, ठीक है, यूएसआर की, तो वो क्या थी, सोशलिस्ट थी। ठीक है, ये जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएसआर की इकोनॉमी क्या थी, बन गई। ठीक है, यूएसआर तो मैं गलत लिख रहा हूँ, रशिया की तो इकोनॉमी वही है। ठीक है, जो अदर रिपब्लिक कंट्रीज थी, ठीक है, रिपब्लिक्स, जो रिपब्लिक कंट्री थी, इनकी इकोनॉमी क्या हो गई, ये बन गई डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट। इसी ट्रांजिशन को क्या बोला जाता है, इसी ट्रांजिशन को बोला जाता है शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी नाम ही क्यों ऐसा पड़ा, नाम ये इसलिए पड़ा, यूएसआर 1991 में ऐसे था और 1992 तक आते ऐसे होगा।
1992 तक, मतलब इतने ही टाइम में 1 से 1.5 साल के बीच में आप देखोगे कि जो पूरा इकोनॉमिक जो सेटअप था वो चेंज हो गया, मतलब एकदम अपोजिट हो गया। पहले सोशलिस्ट थे, फिर डेमोक्रेटिक हो गए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी। ठीक है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज थी और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, इनको किसने पैसा दिया ताकि ये लोग अपना जो इकोनॉमी है उसको बढ़ा पाए, इनको पैसा दिया IMF ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी में क्या होता है, ईच ऑफ दिस कंट्रीज वॉज रिक्वायर्ड टू मेक टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब इनकी जो इकोनॉमी थी उससे इनको टोटल शिफ्ट करना था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, विच मीन्स कंप्लीट फ्लश आउट ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ USSR, यानी जो USSR का जो स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का उसको कंप्लीट फ्लश आउट कर देना, मतलब उसको कंप्लीट खत्म कर देना। ठीक है, प्राइवेट ओनर्स डोमिनेट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अभी तक हम देख रहे थे जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपर्टी को ऑन कर रही थी, बट अब हम देखेंगे कि जो प्राइवेट ओनरशिप है ये डोमिनेट करने लगेगी पैटर्न ऑफ ओनरशिप को। ठीक है, जो कलेक्टिव फार्म्स थे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे प्राइवेट फार्म से। अभी तक USSR में क्या होता था, जो फार्म्स हुआ करते थे, यानी जो खेत हुआ करते थे वो कलेक्टिव हुआ करते थे। ठीक है, मतलब सब लोग मिलजुल के एक फार्म पे खेती किया करते थे, एंड जब बारी आती थी, ठीक है, जब बारी आती थी फसल के बंटवारे की, तो उस टाइम पे सबको उस अकॉर्डिंग, मतलब उनको जितनी नीड है उस अकॉर्डिंग उनको मिल जाता था, ठीक है, खाने के लिए। बट अब क्या होगा, अब प्राइवेट फार्म्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कोई इंसान जितना फार्म चाहे उतना खरीद सकता है। ठीक है, एंड उससे जितनी भी फसल निकलेगी वो किसकी होगी, उस इंसान की हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शॉक थेरेपी में हो गई थी। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने आज बताया है ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और अब आगे जो हम बात करेंगे वो हम टोटली बात करने वाले हैं शॉक इसी पे। ठीक है, शॉक थेरेपी पे ही हम आगे जितनी बात करेंगे वो शॉक थेरेपी पे ही होने वाली है। ठीक है, देखो इसमें हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या हुए थे जब शॉक थेरेपी हमने किया तो। ठीक है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या थे, तो यही सारी हम बात इसमें करने वाले हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं वो आगे वाली वीडियो में हम कवर कर लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होते ही मैं चैप्टर नंबर 2 भी ले आऊँगा पॉलिटिकल साइंस का ही, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी। प्यारी सी छोटी सी बुक है ज्योग्राफी, वो हम आसानी से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।